हमें लगता है हमने जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना के छोड़ दिया था, राइट ना। और एक बार मैं रिपीट करूं थोड़ा से जो मैंने आपसे बातें ऑलरेडी कर रखी हैं। मैंने आपसे कहा था जब कभी भी आप किसी भी प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन पे बात करिए तो पहले उसकी लाइफ साइकिल की आउटलाइन बनाइएगा, राइट ना। पहले ये क्लियर कर लीजिए, ये अंदाज़ा हो कि क्या क्या करना है, क्या क्या बात करनी है, फिर एक एक स्टेप की डिटेलिंग करिए, राइट ना। हमने जो बनाया था आउटलाइन वो रिपीट कर रहा हूँ। देखिए मैंने कहा है ये प्लांट बॉडी है और प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड डिप्लॉयड डिफरेंशिएटेड इनटू लीफ, रूट, स्टेम एंड फ्लावर। 4 पार्ट्स थे। ये हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था क्लास 11th में, राइट ना। और रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर? इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट ना। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट था। तो फिर रिप्रोडक्शन की बात करनी है, यहीं से फिर स्टार्ट करिए, दैट इज फ्लावर। फ्लावर के कुल 4 पार्ट थे। उन 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स में हम इंटरेस्टेड हैं, स्टेमन एंड कार्पेल। स्टेमन इज कॉल्ड मेल सेक्स ऑर्गन एंड कार्पेल इज कॉल्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग थी कि कई कार्पेल्स मिलकर गायनीशियम, कई स्टेमेंस फ्लावर के मिलके एंड्रोसियम। हाँ, एंड्रोसियम इज नॉट मेल सेक्स ऑर्गन, ये मैंने नहीं कहा। लेकिन अगर कहीं ऑब्जेक्टिव सवाल में आ ही जाए कि विच वन इज मेल सेक्स ऑर्गन, और पहला ऑप्शन गायनीशियम, दूसरा एंड्रोसियम, तीसरा पिस्टिल, चौथा सेपल दिया हो, तब आप मजबूर हैं कि करेंगे ही क्या, एंड्रोसियम। अदरवाइज राइटिंग में कहीं लिखना हो स्टेमन इज द मेल सेक्स ऑर्गन, ओके ना, और पिस्टिल इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये पिस्टिल या इसी को कहा था कार्पेल, कार्पेल कहा था। और ये चलो ये पता चल जाएगा, अब कोई छोटा काम होगा तुम्हें पकड़ा जाएगा, राइट ना। ये पिस्टिल और ये क्या, कार्पेल। कहा था कि इस पिस्टिल में ओवरी है, ओवरी है, फिर इसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल है, और इस कार्पेल सॉरी दोनों तो मैंने एक ही लिख दिया, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज स्टेमन, और ये स्टेमन होगा। स्टेमन में एंथर है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को आपने बाद में पोलन सैक कहा था ना, पोलन सैक कहा था। और एक एंथर में नॉर्मली 4 पोलन सैक्स, लेकिन मालवेसी फैमिली में 2। इट वाज बाइस्पोरेंजिएट, अदरवाइज इन ऑल दैट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर पोलन मदर सेल थी। पोलन मदर सेल इज डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड। और मैंने आपसे कहा था जब भी रिप्रोडक्शन में किसी स्पेशल सेल का नाम लिखिए तो आगे ब्रैकेट में ये जरूर लिख दीजिए, ये 2n है, n है, 3n है, व्हाटएवर, राइट ना। तो ये इस तरह से कहा था, कर दीजिएगा। एंड इट विल अंडरगो मियोसिस, और ये मियोसिस करेगा, एंड इट विल आल्सो अंडरगो मियोसिस। और अगर आपको याद हो तो मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेंटर में मेनी डिप्लॉयड सेल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू, ईच इज फर्टाइल अंडरगोइंग जो है मियोसिस। लेकिन द डिप्लॉयड सेल्स फिल्ड इन सेंटर ऑफ मेगास्पोरेंजियम इज न्यूसेलस, और they are sterile cells, only one is fertile, that is called megaspore mother cell। तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि मेगास्पोर मदर सेल्स कितनी फर्टाइल सेल्स इन फीमेल सेक्स ऑर्गन, 1। कितनी जो है फर्टाइल सेल्स इन मेल सेक्स ऑर्गन, मेनी होने के नाते मैंने एक न्यूमेरिकल भी किया था कि अगर 5 होंगे तो कितने बनेंगे और किस तरह से, राइट ना। और ये था, चलिए तो ये मियोसिस है। अगर मैं आपसे पूछूं
मायोसाइट्स कह सकते हैं क्या इन्हें? हाँ, जो सेल्स मियोसिस करती हैं दे आर कॉल्ड मायोसाइट्स। एक पॉइंट। दूसरी एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ढेर सारी सेल्स मियोसिस कर रही हैं, यहाँ एक। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे मियोसिस की स्टडी करनी है, कहाँ करो? तो कहा था एंथर इज द बेस्ट। एंथर इज द बेस्ट। वाई? क्योंकि वहीं पे ज़्यादा सेल्स मियोसिस कर रही हैं। तो हमें ये था। मियोसिस के बाद ये 4 मेगास्पोर बने थे, एक फंक्शनल था, राइट ना? लेकिन ऑनियन में 2 थे और फ्रेटिलेरिया में 4 फंक्शनल थे, याद है? 4 फंक्शनल थे। अब ये बनाएगा क्या? इट विल अंडरगो 3 माइटोटिक डिवीजन एंड विल फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल है दैट इज कॉल्ड एक्स सेल। एक्स सेल को हम फीमेल गैमीट कहते हैं एंड दिस फीमेल गैमीट इज, और ये फीमेल गैमीट नॉन फ्लैजिलेटेड है। बताइए फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल? इंटरनल। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो ये निकलेगा तो है नहीं, तो इसलिए। और दूसरी बात ये है, ये मियोसिस करेगा तो 4 के चारों माइक्रोस्पोर्स फंक्शनल रहेंगे, राइट ना? एंड ईच माइक्रोस्पोर विल डेवलप इनटू, और पॉलन ग्रेन में डेवलप करेगा। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं। हाउ मेनी मेल गैमीट्स? 2 मेल गैमीट्स थे। इनका फ्यूचर क्या है? ये जाके एक टकराएगा जाइगोट बनाने के लिए, एक टकराएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाने के लिए। नाउ दिस इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। बताइए फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल? मीडियम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड और नॉट? नहीं। क्यों? मेल गैमीट फीमेल गैमीट बोथ आर नॉन फ्लैजिलेटेड। किसी को तैरना है ही नहीं कि चाहिए, राइट ना? तो कैसे होगा फर्टिलाइजेशन? पॉलन ट्यूब्स। कैसे होगा फर्टिलाइजेशन? पॉलन ट्यूब्स से। ओके, पॉलन ट्यूब से फर्टिलाइजेशन होगा, उसे कहते हैं साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स बोथ, दोनों में, राइट ना? एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स दोनों में पाया जाता है साइफोनोगैमी। ओके, एक पॉइंट और क्लियर है कि आप कह रहे थे साइफोनोगैमी और यही जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट, दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू द embryo and this embryo will be inside seed and seed will germinate into the new plant body. Okay, this is a normal sexual reproduction, right ना? ये मैंने कहा था। हमने आपसे बहुत डिटेल में बात किया फ्लावर, एंथर, ओव्यूल और मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस। एक मेगास्पोर से ये एम्ब्रियो सैक बना था, 7 सेल था। इट वाज कॉल्ड मोनोस्पोरिक टाइप, इट इज कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप, राइट ना? इट वाज स्टडीड बाय पी माहेश्वरी, लेकिन पी माहेश्वरी ने कहा था और भी होते हैं। ऑनियन में तो बाइस्पोरिक था और फ्रेटिलेरिया में टेट्रास्पोर, क्योंकि 4 फंक्शनल थे, राइट ना? और फ्रेटिलेरिया तो बहुत अजीबोगरीब प्लांट है, राइट ना? और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी इवेंट्स होती हैं जो बहुत एबनॉर्मल हैं, और ये था। तो हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे, राइट ना? यहाँ तक बात कर चुके थे, और यहाँ तक थोड़ी सी और मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि मैंने कहा था ये है ओव्यूल, ये है ओव्यूल, और जहाँ मैंने छोड़ा था मैं वहीं पहुँच रहा हूँ, राइट ना? ये है ओव्यूल, ये ओव्यूल का इंटेगुमेंट है। बाहर वाले को टेस्टा कहते हैं, अंदर वाले को और टेगमेंट। इट इज वेरी हार्ड ड्यू टू द स्क्लेरेट्स। इट इज अगेन मोर हार्ड इन डीड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जाइलम। राफे कहते थे उसे, याद है? राफे की वजह से। फिर पता चला इसके अंदर डिप्लॉयड सेल्स का एक ग्रुप है दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। वैसे ये पूरा खर्च हो गया था, बचेगा नहीं। अगर बच गया तो पेरिस्पर्म कहा जाएगा। एंड एग्जाम्पल ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसका एग्जाम्पल, और बीट भी था। अब इसके अंदर ये 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक बना था, राइट ना? ये 3 एंटीपोडल सेल्स, दे विल बी डीजेनरेटेड लेटर ऑन।
विदाउट एनी रोल। तो मैंने पूछा था क्यों बनाया था, तो एज ए रिजर्व सेल फॉर द एग सेल। मान लो किसी समय एग सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, गड़बड़ हो जाए, फर्टिलाइजेशन ना हो रहा हो, तो इनमें से किसी एक को ले लेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। एज ए रिजर्व सेल बनाया था। ये दो सिनर्जिड्स थे, ये दोनों के पास फिलीफॉर्म ऑपरेटस था, लेकिन इनमें से एक ही काम आती है, एक रिजर्व रहती है। कौन सी काम आती है? जो पहले डीजेनरेट कर जाएगी। बल्कि ये जो ये है इसका एक्सेल, ये है एक्सेल। ये जो पॉलन ट्यूब है जब इसमें इंटर करता है तो सिनर्जिड में ही इंटर करता है, और दो मेल गैमीट्स, एक आके सेकेंडरी न्यूक्लियस से और एक जाके एक्सेल से टकराता है, राइट ना। अब बचा क्या है मेरे पास? अब बचा क्या बता देते हैं। आप कहोगे देखिए ओव्यूल का इंटेगुमेंट बचा हुआ है जिसे मैं सीट कोट कहूंगा। न्यूक्लियस तो शायद खर्च ही हो गया है, बचा होगा तो पेरिस्पर्म कहूंगा। दोनों सिनर्जिड्स डीजनरेट कर गई हैं, तीनों एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट कर गई। ये जो बड़ी सी सेंट्रल सेल थी, नाउ इट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, राइट ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एक बात, दूसरी एक बात और इम्पोर्टेंट है क्या, कि और जो एक सेल था दैट इज कन्वर्टेड इनटू जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद मेरे पास इतना ही बचा है। अब यहीं से आगे क्या होगा, राइट ना, आगे क्या होगा ये डिस्कशन का पॉइंट है। चलिए बात को थोड़ा आगे बढ़ाइए। कह रहे थे कि इसमें क्या होगा, तो मैं ये कह रहा था कि ये हमारे पास इतना ही बचा हुआ है, राइट ना। एक पॉइंट अभी मिसिंग था और वो ये था, एक रिमार्क करके लिखे, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, मैंने ऑब्ट्यूरेटर लिखाया है क्या? नहीं ना। हाँ, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और डैश करके 2 पॉइंट्स लिखिएगा। पहला लिखिएगा कि द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, into ovule, entry of pollen tube into ovule, entry of pollen tube into ovule। फिगर ना बनाइएगा, सुनिएगा मेरी बात। तब उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये है ओव्यूल, और ये ओव्यूल, याद है ये ओव्यूल है। मैंने कहा यहाँ कितने पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं? कई, राइट ना। इसमें से कितने पॉलन ट्यूब इंटर करेंगे? कई। कहा था कई पॉलन ट्यूब्स, ये इस तरह से। लेकिन ओव्यूल के अंदर कितने पॉलन ट्यूब? एक ओनली। मेनी पॉलन ग्रेन्स कैन बी एक्सेप्टेड ऑन स्टिग्मा, मेनी पॉलन ट्यूब्स आर पेनिट्रेटिंग टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन, बट ओनली वन विल एंटर इनटू द, और किसे? ओव्यूल। कहां से इंटर करेगा ओव्यूल में? नहीं, यही तो बात, कहां से इंटर करेगा ये, दिस इज इंपॉर्टेंट। सुनिए, यहाँ एक टिश्यू है, यहाँ एक टिश्यू है, और उस प्लीज अभी बात मेरी कुछ और हो रही है। यहाँ एक टिश्यू है, उसका नाम है ऑब्ट्यूरेटर। वो टिश्यू है क्या? ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर एक टिश्यू है और वो डिसाइड करेगा कि पॉलन ट्यूब कहाँ से इंटर करेगा। वो डिसाइड करेगा कि पॉलन ट्यूब कहाँ से इंटर करेगा। और ये है, ये पॉलन ट्यूब आके लैंड करता है सीधे जाके ऑब्ट्यूरेटर पे। कहाँ लैंड करेगा? ऑब्ट्यूरेटर पे लैंड करेगा। और ऑब्ट्यूरेटर पे लैंड करने के बाद अगर ऑब्ट्यूरेटर यहाँ है तो ये देखिए चैलेजल एंड से इंटर कर जाएगी। कहाँ से इंटर करेगी? चैलेजल एंड से। अगर मान लो ऑब्ट्यूरेटर, कभी कभी आपने स्कूल में देखा होगा, पता नहीं आपकी क्यों याद आ रही, मुझे स्कूल में देखा होगा, कुछ बच्चे बरामदे में खड़े रहते हैं और एकदम टांग फैलाए, राइट ना, टांग फैलाए खड़े रहते हैं। तो अब जितना वो कवर कर लेंगे आप उधर किनारे से निकल जाओगे, है या नहीं?
ये डिपेंड करता है कि ऑब्ट्यूरेटर कितना फैला हुआ है, राइट ना। ऑब्ट्यूरेटर कितना फैला हुआ है, फिर वहीं से और वो वहां से। अगर ऑब्ट्यूरेटर इतना छोटा सा है तो पॉलन ट्यूब यूं लैंड करेगा और ये चला जाएगा। अगर ऑब्ट्यूरेटर ये बड़ा सा होगा तो वो यहाँ तक लैंड करेगा और इंटेगुमेंट से अंदर चला जाएगा। किससे? इंटर। अगर ये ऑब्ट्यूरेटर इतना बड़ा सा होगा, ये लैंड किया, ये चला गया। फिर से बताइए, द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, इनटू, पहला पॉइंट लिख रहे थे आप, इनटू ओव्यूल इज डिटरमिन्ड बाय ए टिश्यू कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर प्रेजेंट आउटसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर, ओव्यूल के बाहर कर हैं। लिख रहा हूँ, अभी लिखा तो नहीं रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ। नहीं, कुछ का सॉफ्ट भी होता होगा, सबका। अनार खाया कितना बूदेदार होता है उसका इंटेगुमेंट, तो सबके साथ थोड़ी है ये, राइट ना। सॉफ्ट से हमारा मतलब नहीं, ऑब्ट्यूरेटर से हमारा मतलब है, राइट ना। ऑब्ट्यूरेटर से मतलब है। और जैसे अक्सर कभी कभी देखिए कि सड़क पे भीड़ होती है, लोग किनारे जाके ट्रक में ठोक देते हैं, तो जाहिर सी बात है जब जगह पेड़ से ठोक देते हैं तो इसका मतलब जो ऑब्ट्यूरेटर है उसके बगल से ही जाना है, जो देख लीजिए, राइट ना। तो ऑब्ट्यूरेटर है। कभी कभी हम भी, हमारे घर के सामने थोड़ी दूर पे एक गेस्ट हाउस है, वहाँ रोज शादी होती रहती है। तो कभी कभी गुस्सा बहुत आती है, कुछ लोग हमारे दरवाजे पे कार करके चले जाते हैं, तो हम कभी कभी खड़े रहते हैं, लोग पूछते हैं कहाँ है, तो हम उनको बता देते हैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर। तो 1.5 किलोमीटर दूर हम उनका चक्कर लगवा देते हैं। आप बात मेरी समझ रहे हैं। ऑब्ट्यूरेटर डिसाइड करेगा कि वो कहाँ किस तरफ भेजना है, राइट ना। तो ऑब्ट्यूरेटर, तो आपने लिखा द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल इज डिटरमिन्ड बाय ए टिश्यू कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर प्रेजेंट आउटसाइड ओव्यूल एंड इट मे बी। अगर मैं इतना डिस्कशन आपसे ना करूं तो आप कह देते माइक्रोपाइल से होगा, बोलिए। एंड इट मे बी और डैश करके कोई नंबर ना डालिएगा, 3 लाइनों में लिख लेते हैं, राइट ना, लाइनें चेंज करके लिख लेते हैं। तो कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर प्रेजेंट आउटसाइड ओव्यूल एंड इट मे बी, और ये क्या हो सकता है, डैश करके आप लिखिए। पहला, चैलेजोगैमी। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट का नाम लिख लेते हैं, अरिस्टोलोचिया एक प्लांट है, इसमें चैलेजोगैमी होती है, राइट ना। चैलेजोगैमी होती है और इस तरह से चैलेजा से चैलेजोगैमी। उसी के नीचे लिखिएगा मीजोगैमी ब्रैकेट में अब लिखना होगा, ये नाम समझ में नहीं आ रहा। इंटेगुमेंट से इन कुकुरबिट्स कौन से हैं? ये लौकी, कद्दू और ये सब। कुकुरबिट्स में कैसा होता है, मीजोगैमी होती है। ये आपसे नीट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मीजोगैमी इन, तो बोलिए, एंड दैट इज कुकुरबिट्स में, राइट ना। एक लाइन और लिखिएगा, पोरोगैमी, PORO, पोरोगैमी। तो लिख लेते हैं पोरोगैमी इज अरिस्टोलोचिया। पहले इसका नाम कहीं लिख चुका हूं एक बार। तो मोनोथेकस। तो चलिए, पोरोगैमी फ्रॉम माइक्रोपाइल।
एंड मोस्ट कॉमन, और सबसे कॉमन यही है। प्लीज एक मिनट रुकिएगा। तो बात हो रही थी हमारी कि दिस इज कॉल्ड पोरोगैमी, सबसे कॉमन वही है। और अगर आपको, जैसे आपने शुरू में कहा था कि फ्रॉम माइक्रोपाइल, तो कह दीजिए हाँ माइक्रोपाइल, क्योंकि मोस्ट कॉमन तो यही। बट देयर आर 3 ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस हैं। जैसे कभी घर में चोर उचक्के आते हैं तो बाउंड्री कूद के आ जाते हैं, गेट से भी आ सकते हैं, छत से आ जाते हैं, लाइक ना। लेकिन घर के मेन दरवाजे से ही तो अंदर जाएंगे जब तो अब सवाल दूसरा उठता है, ये माइक, अब पॉलन ट्यूब आ गई, मान लीजिए यहां से आ गई पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब घूम के यूं जाएगी, एंट्री ओव्यूल के अंदर कहीं से भी हुई हो, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री फ्रॉम एट माइक्रोपाइलर एंड विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म ऑपरेटस। क्यों सिनर्जिट क्यों कहें हम, राइट ना? तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस है। तो अब दूसरा पॉइंट लिखे, ये आपने पहला लिखा था, राइट ना? दूसरा पॉइंट लिखे, एंट्री ऑफ pollen tube into ovule, the entry of pollen tube into ovule कॉमा करके लिखे whatever it will be, कैसा भी हो, हमसे क्या लेना देना, whatever it will be, कैसा भी हो, चाहे पोरोगैमी, चाहे चैलाजोगैमी, चाहे मीजो, बट entry into embryo sac, from micropylar end तो पहले बताइए, from micropylar end always with the help of filiform apparatus। अब क्लियर हुई? विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म। मैंने 2 अलग अलग बातें कही है, पहले ओव्यूल में ले आइए, उसके बाद एम्ब्रियो सैक में ले जाइए, राइट ना? तो देन इट इज क्लियर है एकदम, कोई डाउट? चलिए बात को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। और कह रहे थे कि ये ऑब्ट्यूरेटर और इस तरह की ये चीजें हो गई, राइट ना? एक और पॉइंट क्लियर करिए कि अब हमारे पास बचा क्या है ये बता देते हैं। हमारे पास 2 ही चीजें बची हैं, एक जाइगोट बचा है जिसका डिस्कशन करना है, और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वो जो सेंट्रल सेल थी वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट ना? तो अगली लाइन से लिखे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पहले मैंने लिखा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, अब क्या कह रहा हूं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द प्रोडक्ट्स आर और डैश करके 2 लिखे, पेन है, सॉरी पीसी डैश करके लिखे डेवलप्स इनटू, बोलिए, डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। पीसी डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। और दूसरा लिखिए जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो, वे 2 ही चीज बची हैं, एक जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और पीसी क्या बनाएगा? पीसी पहले क्या था? सेंट्रल सेल। जाइगोट पहले क्या था? एक्सेल। बाकी एक्सेल था, बाकी तो ये ओव्यूल के अंदर का, बाकी तो 2 मेल गैमीट आए ही थे। तो देन इट इज इम्पॉर्टेंट कि ये जो है था। अब आप आगे लिखिएगा, पीईसी डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म अंडरगोइंग undergoing repeated mitotic division। और कह रहे हैं रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा
रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन कॉमा करके लिखे। इन फैक्ट एट फर्स्ट, कहीं ये वर्ड सुना हुआ है आपका, इन फैक्ट एट फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और FND लिखा था मैंने, याद है कुछ आपको? और इन फैक्ट एट फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और सबसे पहले क्या करेगा, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, एट फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, पहले न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, और फॉर्मिंग ए मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, फॉर्मिंग ए मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, पहले तो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाएगा, राइट ना, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। और मुझे लगता है मैं पैराग्राफ लिखाने के बजाय पॉइंट वाइज लिखाऊं, राइट ना। आप लिखे एंड और डैश लगाइए, 1 2 3 करके लिखे। मैं पैराग्राफ में भी लिखा सकता था, लेकिन बेहतर है कि हमसे छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं तो वो कर लें। पहला पॉइंट लिखे, इट इज ए ट्रिप्लॉइड, इट इज ए ट्रिप्लॉइड, कैसा है, ट्रिप्लॉइड है। तो आप कहोगे ये बताने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो हम पहले से जानते थे, राइट ना। इट इज ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड है, और एंड विल फॉर्म एंडोस्पर्म, एंड विल फॉर्म एंडोस्पर्म एज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू, एज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। कैसा टिश्यू बनाएंगे, न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाएंगे, राइट ना, एज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाएंगे, क्लियर है, एज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाएंगे। और आप लिखे फॉर किसका न्यूट्रिशन, फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। जल्दी से बताइए, एम्ब्रियो कैसा है, डिप्लॉइड, और एंडोस्पर्म कैसा है, ट्रिप्लॉइड। इससे पहले न्यूसेलस कैसा था, डिप्लॉइड। किसको न्यूट्रिशन दे रहा था, एम्ब्रियो सैक को, एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। इससे पहले टेपिटम कैसा था, फोरेन, किसको न्यूट्रिशन दे रहा था, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन कैसा था, हैप्लॉइड। इसका मतलब इस तरह की भी बात हो सकती है कि टेट्राप्लॉइड टिश्यू प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द हैप्लॉइड टिश्यू। एग्जाम्पल बताइए, टेपिटम एंड पोलन ग्रेन, diploid tissue providing nutrition to the haploid tissue, nucellus and embryo sac. Triploid tissue providing nutrition to the diploid tissue, endosperm and और क्या, developing embryo. क्लियर? चलिए बात को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। तो ये ट्रिप्लॉइड है, ये पहला पॉइंट आपने लिखा था। दूसरा लिखिएगा, और दूसरा लिखिएगा कि sometimes endosperm is दूसरा पॉइंट लिख रहे थे 1 2 3 करके ना। sometimes endosperm is consumed, sometimes endosperm is consumed almost, so the nutrition is stored in, so the nutrition is stored in embryo, ऑब्लिक करके लिखेगा कोटिलिडन्स एम्ब्रियो का ही पार्ट है, राइट ना, एम्ब्रियो का पार्ट है। तो अगर मान लीजिए पूरा खर्च कर लेगा एम्ब्रियो, तो सारा स्टोर कर लेगा अपने पास, एंडोस्पर्म नहीं होगा। दैट इज लिखे, दैट इज इन सच सीड्स, दैट इज इन सच सीड्स, दैट इज इन सच सीड्स, सच सीड। और द अमाउंट ऑफ एम्ब्रियो इज वेरी वेरी लो। In such seeds, the amount of embryo is very very low. Endosperm is very very low. The amount of endosperm is very very low. बहुत ही लो है, बोलिए, is very very low, बहुत ही लो है। तो called non
एंडोस्पर्मिक, called a non-endospermic or a non-albuminous seeds. Non-albuminous seeds इसको क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स. फॉर एग्जाम्पल पल्सेस, दाल, चने की दाल में वो जो दो टुकड़े निकलते हैं क्या, कॉटिलिडन्स, तो वो दो. मूंगफली की दाल, मूंगफली भी तो दाल ही है. मूंगफली क्या है? दाल. सोयाबीन क्या है? दाल. सोयाबीन भी क्या है? दाल. पल्सेस में आता है. सबसे अच्छी दाल कौन सी? लिख लीजिए, कॉपी के ऊपर लिख, कॉपी के ऊपर लिख लीजिए. लिखे, आप लिखे, कॉपी के ऊपर लिखिएगा. बेस्ट अमंग पल्सेस डैश करके लिखे सोयाबीन. बेस्ट अमंग पल्सेस डैश करके लिखे सोयाबीन. और रीजन बताइए ब्रैकेट में. हाईएस्ट प्रोटीन रिच इन पल्सेस, ब्रैकेट बंद ना करिएगा. हाईएस्ट प्रोटीन रिच इन पल्सेस. दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके पास है? ऐसे और भी कई चीजें हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा होती है. जैसे कोई एग्जाम्पल बताइए. एक एल्गी है स्पाइरुलिना, एक एल्गी अभी आप पहले कॉमा करके ब्रैकेट में लिखिए 40% प्रोटीन. 40% प्रोटीन. कितना प्रोटीन होता है सोयाबीन में? 40% प्रोटीन है, राइट ना. तो 40% प्रोटीन, तो इसका मतलब दाल में 40% प्रोटीन है क्या? और 40% प्रोटीन है दाल में, राइट ना. तो दाल में 40% प्रोटीन है. ओके, कोई डाउट? तो 40% प्रोटीन है दाल में. एक बात तो ये, कौन सी दाल? सोयाबीन. बाकी सब में कमी है, बाकी सब में कमी. तो सोयाबीन सबसे बढ़िया दाल, राइट ना. वैसे प्रोटीन के दूसरे रिसोर्स भी हैं. एक स्पाइरुलिना नाम का एल्गी है 70%. कुछ इंसेक्ट्स हैं जिसमें 60% प्रोटीन पाई जाती है. इंसेक्ट्स हैं, आप बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, चलते फिरते सारे इंसेक्ट्स में प्रोटीन 60% है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप खाएं, लेकिन एक बात है, आप क्यों नहीं खाते इंसेक्ट्स? लोग इसको रिलीजन से जोड़ से सोचते हैं, कहते हैं धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तमाम बातें हैं. नहीं है, नहीं, प्रोसेस करके खाइए, प्रोसेस कर हैं. नहीं, मेरी बात सुनिए. नहीं, ये सब बातें सामाजिक नहीं, साइंटिफिक बात, ना रिलीजियस ना. और रिलीजन की बात तो थोड़ी बहुत कर भी सकता हूँ कि लोग धार्मिक स्तर पे कह देते नहीं ये गलत बात है, और तमाम चीज़ें करीब करीब हर धर्म में कुछ ना कुछ बात कही गई है. लेकिन मेरा सोचना ये बड़ा साइंटिफिक मैटर है. देखिए, स्पेशली कीड़े फ्राई करके खाने को मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मैं क्लियर कर रहा हूँ. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्कूटी से जा रहे हो तो मुंह खुला रखे, दो चार आते जाते. अच्छा, जो अपने मन से आ जाएगा उसमें धर्म आड़े नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा. बोलिए, नहीं आएगा आड़े, ये याद रखिएगा. तो ये है. और ख़ास तौर से कभी घर में, हॉस्टल में, होटल वगैरह में कॉकरोच वगैरह चावल में निकल आता है तो लोग बड़ा नाराज होते हैं ना. नहीं, मेरी राय है कि आपको जाके कहना चाहिए थैंक यू फॉर मेकिंग प्रोटीन रिच फूड है. हाँ, तो थैंक यू फॉर, ऐसा कह के एक बार देखिए, एक बार कह के देखिए, एकदम घर का सीन ही बदल जाएगा, है या नहीं. तो थैंक यू, यहाँ तो बात बात पे लोग लड़ने को राजी हैं, थैंक यू तो कोई कहते ही नहीं. तो थैंक यू कह के एक बार देखिए. फॉर मेकिंग, चाय में मक्खी पड़ जाए, थैंक यू. तो फॉर मेकिंग प्रोटीन रिच है. तो आप सोचिए, इसको सुनिए. तो कह रहे थे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, फॉर एग्जाम्पल पल्सेस.
दालों में सबसे बढ़िया दाल सोयाबीन। सोयाबीन सबसे बढ़िया दाल है। लेकिन एक सवाल है, अगर किसी भूखे आदमी से कह दिया जाए कि सबसे बढ़िया दाल कौन सी है, तो सुनिए, फिर हर पे आके रुक गए हो, आके उसी पे रुक गए हो। सबसे बढ़िया दाल जब मैं आपसे पूछूं तो इसका मतलब न्यूट्रिशन की बात चल रही है, न्यूट्रिशन की बात चल रही है। वैसे अगर सबसे बढ़िया दाल फॉर कैलोरीज की बात की जाए तो ग्राउंडनट, ग्राउंडनट की कैलोरीफिक वैल्यू तो आप कहीं एक जगह और पीछे पेज पे कहीं कॉपी के ऊपर लिख लेते। और बेस्ट एमंग पल्सेस फॉर कैलोरीज, बेस्ट एमंग पल्सेस फॉर कैलोरीज, कैलोरीज के लिए सबसे अच्छी दाल कौन सी? बेस्ट एमंग पल्सेस फॉर कैलोरीज डैश करके लिखे ग्राउंडनट और लिखिए, और ब्रैकेट में लिखे 440 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम। पर 100 ग्राम मूंगफली खाओगे 440 किलो कैलोरी मिलेगी, और मुझे करीब 2500 किलो कैलोरी चाहिए, 600 ग्राम मूंगफली ठीक रहेगी ना। अच्छा, गेहूं में कितना मिलता है? 300। गेहूं करीब 1100, आटा खाना हो तो 1100 ग्राम खाना पड़ेगा, राइट ना। और तो इसका मतलब ये हुआ कि कैलोरीज बहुत ज्यादा हैं किसमें, इसीलिए मुझे लगता है रास्ते में लोग टिफिन लेके नहीं चलते, मूंगफली खाते रहते हैं। तो कम खाएंगे ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, नहीं ना। तो इसीलिए शायद लोगों ने ये पब्लिकली शुरू किया होगा और इस तरह से। तो किसी दिन मैं कैलोरीफिक वैल्यूज आपको बताऊंगा, केले में कितनी है और किसमें, राइट ना, और वो बात करनी है। केले में कैलोरीफिक वैल्यू 116 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम है। तो आप सोचो कि एक केला जो बड़ा वाला होता है उसमें 100 किलो कैलोरी मिल जाती है, जो छोटा वाला उसमें 50 किलो कैलोरी। तो आप सोचो, लोग 2 छोटे छोटे केले व्रत में खा लेते हैं, घर में बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कमजोरी लग रही। अरे भाई 50 केले खा के बताइए कमजोरी लगे तो कहिएगा, राइट ना। बड़े बड़े केले कम से कम 3 दर्जन खाएं और 2 दर्जन खाएं, और छोटे छोटे केले कम से कम 5 दर्जन खाएं, तब जाके बताएं कि कैलोरीज का क्या हाल है, एनर्जी का क्या। 2 केला खा के कहते हैं कमजोरी लग रही है। तो केले का मसला ही यही है। और सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू चिकन की, 109 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम। आपने दावत वगैरह में चिकन खाते लोगों को देखा? राक्षस की तरह खाते, देखा ना? बोलो भाई। तो वो साइंटिफिकली सही कर रहे हैं। अरे भाई 2.5 किलो खाएंगे तब तो 2500 किलो कैलोरी होगा। बोलो भाई। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने चिकन खाते लोगों को देखा एकदम राक्षस की तरह। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए बात को आगे बढ़ाइए। आज तो फोन बहुत आ रहे हैं मुझे, 1 मिनट और रुक जाओ प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि क्या सबसे अच्छी दाल बता दिया ना, और ये भी बताया कि आप स्पाइरुलिना एल्गी खा सकते हैं अगर प्रोटीन लेना है, और ये था। लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू के लिए सबसे अच्छी दाल ग्राउंडनट, 440 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम। तो 600 मूंगफली खा लें दिन भर में, चल जाएगा 600 ग्राम, राइट ना। चलिए, तो आप लिख रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल पल्सेस 300 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें चाहिए तो करीब 1 किलो चावल तो खाना होगा, राइट ना, रोज, और 1 किलो गेहूं, या मिक्स डाइट करना है तो आप समझ लो। खैर आप आगे बढ़ाइए बात को। क्या लिख रहे थे? फॉर एग्जाम्पल पल्सेस, और लिखे पल्सेस, ब्रैकेट में लिख लेते इसके आगे, और लिखे इनफैक्ट डाइकॉट्स, जितने भी डाइकॉट्स हैं सब में, जितने भी डाइकॉट्स हैं सब में। तो फॉर एग्जाम्पल पल्सेस और कॉमा करके लिखे इनफैक्ट डाइकॉट्स, जितने डाइकॉट्स हैं। जरा सुन के मुझे बताइएगा जितने डाइकॉट्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि दाल में प्रोटीन कहाँ स्टोर होती है, एंडोस्पर्म में या कॉटिलिडन्स में? कॉटिलिडन्स।
जितने भी डाइकॉट्स हैं सब में क्या, कॉटिलेडन्स, राइट ना। आगे बढ़ाइए, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, तीसरा आप लिखे कि इन सम सीड्स फॉर एग्जाम्पल मोनोकॉट्स cotyledons are very small. Cotyledons are very small. Cotyledons are very small. Cotyledons बहुत छोटे छोटे होते हैं. Cotyledons are very small और बहुत छोटे छोटे होते हैं, राइट ना। बाद में मैं इनका एक नाम दूंगा, very small, and the food is stored in endosperm. And the food is stored in endosperm. तो so called, and the food is stored in endosperm, so called albuminous और या endospermic seed, and albuminous और endospermic seed. अच्छा, एक वर्ड और है, एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस, राइट ना। एक्स एल्ब्यूमिनस आप समझ रहे होंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस को कह रहे हैं, राइट ना। तो ये वर्ड भी है, तो ये सीड्स हैं। एग्जाम्पल कोई और बता देते, मेज, एग्जाम्पल क्या बता देते हैं। अगली लाइन से ऐसे लिखेगा ये मेज, फिर लिखिएगा बार्ली, फिर उसके बाद लिखिएगा राइस, फिर उसके बाद लिखिएगा वीट और बहुत सारे नाम, राइट ना। मोनोकॉट्स और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये सबसे कॉमन थे जो हम खाते पीते रहते हैं, इसीलिए मैंने इनका नाम लिया। और इन सब के बारे में एक साथ लिखिएगा। और द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म इज प्रोटीन रिच. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म इज प्रोटीन रिच. The outermost layer of endosperm is protein rich. The outermost layer of endosperm is protein rich. Protein rich होती है, राइट ना। Endosperm और protein rich called aleuron layer, और उसे कहते हैं aleuron layer. ये बड़ा पॉपुलर सवाल है। Aleuron layer is rich in protein. Aleuron layer is part of endosperm. किसका पार्ट है? Aleuron layer is found in greens. Aleuron layer is found in monocots. Monocots में पाया जाता है। इसीलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि मक्के में प्रोटीन होती है। अक्सर हमसे कहा जाता है जो पॉलिश्ड चावल है वो प्रोटीन डिफिशिएंट होता है, उसे नहीं। तो मुझे लगता है जब पॉलिश कर देंगे आउटर लेयर तो देन इट इज, इसीलिए हमसे कहा जाता है चोकर खाना चाहिए, प्रोटीन रिच है। तो आप बात समझ गए होंगे हमारी, वो किसको लेके कह रहे हैं, एल्यूरॉन। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि एल्यूरॉन इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड होगा कैसे? एंडोस्पर्म का पार्ट है तो कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा, राइट ना। आप जरा चौथा पॉइंट लिखेगा कि और लिखेगा कि एंडोस्पर्म इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स. एंडोस्पर्म इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स. ये जो एंडोस्पर्म है वो 3 तरह का होता है. एंडोस्पर्म इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स, 3 तरह का होता है, राइट ना. और इस तरह से ABC करके फिर लिख लेते हैं आप. 3 तरह का होता है तो ABC करके लिख लेते हैं. पहला आप लिखिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में, और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में डैश करके लिखे. और मैंने क्या कहा कि पहले क्या था, न्यूक्लियर. पहले बताया कि सब न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइड करता जा रहा है, तो इसका मतलब ये यंग स्टेज में रहा होगा. यंग स्टेज में जरा आप सोचिए कि क्या कहना चाह रहा हूं. ये मैंने कहा न्यूक्लियस है इसका, ये डिवाइड करके खाली न्यूक्लियस न्यूक्लियस बना रहा है और इस तरह से, तो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया, न्यूक्लियर. लेकिन बाद में इसके चारों तरफ सेल बन जाएगी, सेल इस तरह से बन जाएगी
तब ये सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाएगा। बोलो भाई, सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाएगा। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो मैं ये कह दूं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यंग स्टेज पे होता है और लिक्विड होता है। अभी कोई गेहूं का यंग दाना हो और उसमें से लोग कहते हैं दबाओ तो मिल्क जैसा निकलता है, तो वो क्या निकला होगा? एंडोस्पर्म, लिक्विड वाला निकला होगा, राइट ना। तो आप डैश करके लिखे कि इट इज फाउंड इन यंग स्टेज, इट इज फाउंड इन यंग स्टेज एंड इट इज फाउंड इन यंग स्टेज एंड, और लिख लेते, इट इज फाउंड इन यंग स्टेज एंड, और क्या के एंड, और क्या कहते हैं, लिक्विड इन नेचर, एंड लिक्विड इन नेचर, और लिक्विड इन नेचर, और इसका नेचर जो है वो लिक्विड है। जल्दी से दूसरा वाला लिखते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म में, सेलुलर एंडोस्पर्म में, और आप इसी का जस्ट अपोजिट सेंटेंस लिख लेंगे। जस्ट अपोजिट सेंटेंस क्या लिखेंगे? लिखे इन मैच्योर्ड स्टेज, इन मैच्योर्ड सीड, बल्कि लिखे इन मैच्योर सीड, मैच्योर सीड में पाया जाता है, राइट ना। एंड और आप लिख लेते हैं सॉलिड इन नेचर, और ये कैसा होगा? सॉलिड इन नेचर, और नेचर में कैसा है? सॉलिड, सॉलिड है। और तीसरा लिख लेते हेलोबियल, तीसरा लिख लेते हेलोबियल। हेलोबियल का मतलब होता है आधा जो है लिक्विड, आधा सॉलिड, राइट ना। हेलोबियल डैश करके लिखे, डैश करके लिखे कि हेलोबियल का मतलब पार्शियली न्यूक्लियर एंड पार्शियली सेलुलर, पार्शियली न्यूक्लियर एंड पार्शियली सेलुलर, पार्शियली न्यूक्लियर, पार्शियली सेलुलर, थोड़ा सा न्यूक्लियर, थोड़ा सा क्या? सेलुलर। और लिखे फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, कोकोनट का ये एग्जाम्पल, राइट ना। तो फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, कोकोनट इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है। आप ब्रैकेट में लिखिएगा कोकोनट के आगे, ब्रैकेट में लिखिएगा द लिक्विड इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कोकोनट में जो नारियल पानी है वो क्या है? द लिक्विड इज, आप इसको कोकोनट मिल्क भी कहते हैं, राइट ना। तो लिक्विड इज न्यूक्लियर एंड वाइट कर्नल कहते हैं उसको, वाइट कर्नल कहते हैं, वाइट कर्नल, वो जो सफेद गरी निकलती है उसे क्या कहते हैं? वाइट कर्नल इज सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो वाइट कर्नल है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। एक इंटरेस्टिंग बात और है, एक इंटरेस्टिंग बात और है, अल्टीमेटली तो नारियल के अंदर का पानी सूख जाता है, एट लास्ट तो सूख ही जाता है, बोलिए। तो क्या हुआ न्यूक्लियर का? वो भी कन्वर्ट हो गया सेलुलर में। तो एक रिमार्क लिख लेते, एट लास्ट द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज कन्वर्टेड इनटू सेलुलर, एट लास्ट द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज कन्वर्टेड इनटू सेलुलर एंडोस्पर्म, एट लास्ट द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज कन्वर्टेड इनटू सेलुलर एंडोस्पर्म। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई डाउट? चलिए, तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया ना, सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एटला। तो वो गरी में आपने देखा कि जब कच्चा नारियल था तो दोनों मिला, लेकिन धीरे धीरे सफेद वाला ही मिला, राइट ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। तो एंडोस्पर्म का ये पूरा स्टेटस है जो आपने कह दिया। अब आगे लिखे जाइगोट, हेडिंग छोटी सी डालिएगा, जाइगोट, हेडिंग छोटी सी डालिएगा और लिखिएगा जाइगोट, और जाइगोट, राइट ना, क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। डैश करके लिखे, डैश करके लिखे
द फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट, द फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं लेकिन ये जानना जरूरी है, राइट ना। द फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट इज ऑलवेज, फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट इज ऑलवेज ए ट्रांसवर्स डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट इज ऑलवेज कैसा है, ट्रांसवर्स डिवीजन है। जरा सुनिएगा, ऑलवेज इन ट्रांस, अभी लिखिएगा नहीं, ये जाइगोट है। अगर इस तरह का डिवीजन हो तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डिवीजन। ये दूसरा, ये भी आप बनाओगे अभी, अगर इस तरह का डिवीजन है तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन। ये वर्टिकल डिवीजन और ये क्या, ट्रांसवर्स डिवीजन। इसको एंटीक्लाइनल, इसको पेरिक्लाइनल भी कहते हैं, लेकिन ये शब्द यहाँ यूज नहीं होता, ये मेरिस्टम में यूज होता है, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल। यहाँ कौन सा डिवीजन है, ट्रांसवर्स, और इस तरह का डिवीजन है तो आप लिख लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए, प्लांट्स में एम्ब्रियो बनाता कौन है, एल्गी बनाते हैं ना, फंजाई बनाते हैं नहीं, कौन बनाता, ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो, एंजियो। तो ब्रैकेट में लिखेगा, आपने क्या लिखा है, फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ऑलवेज ट्रांसवर्स डिवीजन, ब्रैकेट में लिखे ब्रायो कॉमा टेरेडो कॉमा जिम्नो कॉमा एंजियो। मेरा तो मन कर रहा था ह्यूमन बीइंग भी लिखा दें, लेकिन मेरा टॉपिक नहीं है ये। तो ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो और एंजियो, यानी कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है ही नहीं जिसमें जाइगोट का डिवीजन कभी वर्टिकल होता। ऑलवेज कैसा है, ट्रांसवर्स। ऑलवेज कैसा डिवीजन है, ट्रांसवर्स डिवीजन है। ट्रांसवर्स ब्रैकेट में लिखे कॉल्ड क्लीवेज, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा आपने, द फर्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड क्लीवेज। क्लीवेज कहते हैं, राइट ना, क्लीवेज कहते हैं। चलो तो फिर कराते हैं ये, आप इतना तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन और ये क्या है, वर्टिकल। ये दोनों फिगर बना लेते हैं जिससे अंदाजा रहे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक ट्रांसवर्स डिवीजन है और एक वर्टिकल डिवीजन है, राइट ना। तो एक ट्रांसवर्स डिवीजन और एक वर्टिकल डिवीजन है। तो आप क्लियर रहें कि हम कहना क्या चाहते हैं, और आगे थोड़ा बढ़ाएं। और डिवीजन, अच्छा ये बात मैं ब्रायो की कर रहा हूँ, टेरेडो की कर रहा हूँ, जिम्नो की कर रहा हूँ, एंजियो की, सबकी कर रहा हूँ, राइट ना। जरा एक बात और इम्पोर्टेंट है, ये मान लीजिए ओव्यूल है, आर्चिगोनिया है, व्हाटएवर जो भी है, और अरे भाई जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनना शुरू होगा तो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ही होगा। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में क्या है, ओव्यूल है। इसके अलावा क्या कहते हैं, वहां पे टेरिडोफाइटा में प्रोथैलस है। इसके अलावा जो है ब्रायोफाइटा में आर्चिगोनिया। तो जो भी हो मुझे नहीं पता, ये अंदर है, ये जाइगोट बना। ये क्या कहते हैं, जो जाइगोट जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो में ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो में ध्यान से सुनिए, आप भी ये फिगर बना लीजिए। ये पार्ट कहा जाता है एम्ब्रियो प्रॉपर, ये पार्ट कहा जाता है एम्ब्रियो प्रॉपर, और ये कहा जाता है सस्पेंसर। और जब एम्ब्रियो बनता है तो एक तो एम्ब्रियो है, उसके साथ एक और स्ट्रक्चर लगी रहती है, उसे क्या कहते हैं, सस्पेंसर। और सस्पेंसर लगा होता है, और इस तरह से आप इसको हैंडल कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, और इस तरह से होता है। और ये किसके अंदर होगा, आप कहोगे जो भी फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसी के अंदर ये बना होगा, क्या, जाइगोट, और क्या, और ये एम्ब्रियो प्रॉपर। ये किसने बनाया, जाइगोट ने बनाया। ये किसने बनाया है, जाइगोट ने बनाया है। और सस्पेंसर का काम क्या है, लिख लेते हैं यहीं पे, सस्पेंसर का काम क्या है, और पुशेस द एम्ब्रियो इन डीपर रीजन, pushes the embryo in deeper region, pushes the embryo in deeper region, deeper region। रुकिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
ये एम्ब्रियो को यहाँ धंसाए रहता है डीपर रीजन में। अगर इस सस्पेंसर ना होता तो एम्ब्रियो ग्रो करते करते बाहर झांकने लगता और इसे फिर फौरन ग्रो करना पड़ता, राइट ना। और अगर अंदर पड़ा रहेगा तो कुछ दिन तक डॉर्मेंट पीरियड भी हो सकता है, कुछ दिन तक ये बचा रह सकता है। मान लो बाहर हालात अच्छे ना हो, जर्मिनेट कर गए, निपट गए, राइट ना। तो ये भी बात है। इसीलिए एंजियोस्पर्म का सीट जर्मिनेट नहीं करता जल्दी और एम्ब्रियो उसका बाहर नहीं आता ना, और इसीलिए हम साल भर रख लेते हैं उसको, वरना हम रख ही नहीं पाते इसको। तो आप लिखे पुशेस द एम्ब्रियो इन डीपर रीजन एंड द एम्ब्रियो कैन undergo dormancy period, यानी कुछ देर तक ये डॉर्मेंट रह सकता है, अंदर रहेगा, तो डॉर्मेंसी पीरियड, राइट ना। मुझे दूसरा पॉइंट, एक और लाइन लिखते हैं, इफ द सस्पेंसर इज एब्सेंट, अगर सस्पेंसर एब्सेंट है तो if the suspensor is absent, अगर सस्पेंसर एब्सेंट है तो क्या होगा, then embryo will germinate immediately, without any, the embryo will germinate immediately without any, बोलिए, without any dormancy period, बिना किसी डॉर्मेंसी पीरियड के। कोई डाउट हो तो बता देते, राइट ना। अब फिर से आइए बात करिए, ये है, और ये एम्ब्रियो है डिवाइड कर रहा, पहला डिवीजन इसका कैसा होगा बोलिए भाई, सॉरी ये जाइगोट है, एंड जाइगोट विल अंडरगो, और डिवीजन कौन सा डिवीजन करेगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। यहां सोच के देखिए, ये जाइगोट है और ये जाइगोट, ये ट्रांसवर्स डिवीजन कर रहा, तो ये वाली जो सेल है दैट इज कॉल्ड, इस वाली सेल को कहते हैं CA, इस वाली सेल को कहते हैं CB, CA, C फॉर क्लीवेज, A फॉर एपिकल, B फॉर बेसल, A फॉर एपिकल, B फॉर बेसल, और C का मतलब क्लीवेज, C का मतलब क्या, क्लीवेज, और C का मतलब क्लीवेज, तो C क्या है, क्लीवेज, राइट ना। दो सेल्स बन गई, पहले डिवीजन को क्या कहा था, क्लीवेज, तो एक सेल बन गई CA और एक सेल क्या बन गई, CA। इतना आपने लिख लिया ना। यहां चार बातें सुनिए, फिर एक एक करके लिखिएगा, चार बातें सुनिए। लिखे, इन ब्रायोफाइटा एम्ब्रियो सबने बनाया है ना। इन ब्रायोफाइटा में क्या हुआ, इन ब्रायोफाइटा CB degenerates, CB क्या हो जाएगा, degenerate, and CA will form the proper embryo, और CA क्या बनाएगा, CA will form the proper embryo called exoscopic embryo, अगर CA ने बनाया है तो एक्सोस्कोपिक, CB ने बनाया होता तो then it will be called as, उसे क्या कहा जाएगा, एंडोस्कोपिक कह देंगे, और क्या करेंगे, राइट ना। तो लिखे एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो, राइट ना। तो एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो कह देंगे,
कोई डाउट? तो दिस इज एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो एंड और यह है तो विदाउट सस्पेंसर। अब तो सस्पेंसर बनाने वाला कोई है ही नहीं। अरे भाई सीए ने क्या बना दिया? एम्ब्रियो। सस्पेंसर कोई बनाएगा नहीं। विदाउट सस्पेंसर दैट इज नो डॉर्मेंसी। विदाउट सस्पेंसर दैट इज नो डॉर्मेंसी, और कोई डॉर्मेंसी नहीं होगी। बोलो भाई, विदाउट एनी डॉर्मेंसी, कोई भी डॉर्मेंसी नहीं होगी। ठीक कह रहे हैं हम? कोई डाउट? विदाउट एनी डॉर्मेंसी। तो ब्रायोफाइटा का एम्ब्रियो एक्सोस्कोपिक है, सीए ने बनाया, सीबीडी जनरेट कर गई, सस्पेंसर नहीं है और इसे फौरन जर्मिनेट करना होगा। बोलिए, फौरन जर्मिनेट। लिखे इंटेरिडोफाइटा, इंटेरिडोफाइटा, इंटेरिडोफाइटा। पूरी बात वही लिखनी है, सीए डीजेनरेट्स। टेरिडोफाइटा में सीए डीजेनरेट्स। इन टेरिडोफाइटा सीए डीजेनरेट्स। कौन डीजेनरेट कर जाता है? सीए। एंड सीबी फॉर्म्स एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो। सीबी फॉर्म्स एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो विदाउट सस्पेंसर। सस्पेंसर तो कोई बनाने वाला बचा नहीं। विदाउट क्या? सस्पेंसर। विदाउट सस्पेंसर कैसा एम्ब्रियो बनाए? एंडोस्कोपिक। कैसा? एंडोस्कोपिक विदाउट सस्पेंसर एंड नो डॉर्मेंसी। थोड़ा सेंटेंस शॉर्ट करते चलिए। एंड नो डॉर्मेंसी। फिर से बताइए, ब्रायो एंड टेरिडो में जब एम्ब्रियो बनता है तो उसे फौरन क्या करना? जर्मिनेट करना। लेकिन दोनों में एक फर्क है। दोनों में एक कॉमन बात है, नो सस्पेंसर, नो डॉर्मेंसी। लेकिन दोनों में एक फर्क है, ये ब्रायो में सीए ने बनाया है और टेरिडो में सीबी ने बनाया। राइट ना? चलिए थोड़ा और तीसरा पॉइंट लिखे। इन जिम्नो एंड एंजियो, इन जिम्नो एंड एंजियो, इन जिम्नो एंड एंजियो, और जिम्नो और किसमें? इन जिम्नो एंड एंजियो। जिम्नो और एंजियो में। राइट ना? इन जिम्नो एंड एंजियो, एंजियो द सीबी फॉर्म्स एम्ब्रियो, सीबी फॉर्म्स एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो, सीबी फॉर्म्स एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो एंड सीए फॉर्म्स सस्पेंसर। और आगे कहने की जरूरत नहीं कि डॉर्मेंसी होगी। आगे कहने की जरूरत नहीं है कि डॉर्मेंसी होगी। बोलिए, एंड सीए फॉर्म्स द सस्पेंसर। सस्पेंसर। जल्दी से तीनों सेंटेंस पढ़ के मुझे बताइएगा। तीनों सेंटेंस एक बार पढ़िए। सीए क्या काम करता है? सीए काम करता क्या? आइदर डीजेनरेट्स और फॉर्म्स एम्ब्रियो और सस्पेंसर। एंजियो में क्या बनाया सीए ने? सस्पेंसर। टेरिडोफाइटा में डीजेनरेट कर गया। ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो बना। ब्रायोफाइटा में क्या बनाया? एम्ब्रियो। चलिए बताइए, सीबी क्या करता है? या तो डीजेनरेट कर जाएगा या एम्ब्रियो। एक बात और बताइए, एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो किसमें किसमें? टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में। एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो किसमें? ब्रायो। ओके। एम्ब्रियो कौन कौन बनाते हैं? ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो बनाते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। चलिए अगली लाइन से लिखिएगा। अगली लाइन से लिखिएगा, इन और लिखे डाइकॉट्स एंड डाइकॉट्स। आप कहोगे आप ब्रायो से शुरू किए थे और सीधे डाइकॉट पे आ गए। एंजियोस्पर्म्स, हम तो पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म ना, तो उसमें डाइकॉट्स हैं और क्या? मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स हैं और क्या? मोनोकॉट्स हैं। और उसमें आपको थोड़ी सी बात क्लैरिफाई करनी होगी। डाइकॉट्स और क्या? जिम्नो। लिखे इन डाइकॉट्स। अब यहां से फिर से शुरू करिएगा। ये ये जाइगोट। अब आप पहले फिगर बना लीजिए तब बात करें। इन जाइगोट
पहला डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन, 2 सेल बना, ये CA, ये CB। CA क्या बनाएगा? सस्पेंसर। CB क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, राइट ना। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो CA है उसमें CA में ट्रांसवर्स डिवीजन फिर हुआ, राइट ना। और CB में वर्टिकल डिवीजन हो गया। CA में कौन सा हुआ? ट्रांसवर्स। इसमें कौन सा हुआ? वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन। ये फिगर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं दोबारा बनाऊं? दोबारा। और ये देखिए, 1 सेल 2 सेल ये CA की हो गई और ये 2 सेल हो गई किसकी? CB की। CB की 2 सेल्स यूं हो गई और ये, राइट ना। इसको कहते हैं इन्वर्टेड, लिखते जाइएगा, इन्वर्टेड टी शेप्ड प्रोएम्ब्रियो। इन्वर्टेड टी शेप्ड प्रोएम्ब्रियो। प्रोएम्ब्रियो। और यहीं लिख लेते हैं हाउ मेनी सेल्स? 4 सेल्स। CB की कितनी है? CB की कितनी है? 2। CA की कितनी है? CA की कितनी है? 2। 2 और 2, बोलिए। ओके, 2 और 2, CA और CB। ओके है, क्लियर? चलिए, एक बात और इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद फिर डिवीजन होगा। फिर डिवीजन होगा। इसमें जो डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। इसमें जो होगा वो ट्रांसवर्स डिवीजन। इसमें जो होगा वो वर्टिकल डिवीजन होगा। 1 2 3 4 और ये देखिए 1 2 3 4 सेल हो गए। 4 सेल हो गए। दिस इज कॉल्ड ऑक्ट्रेंट स्टेज। ऑक्ट्रेंट स्टेज। ऑक्ट्रेंट स्टेज कहते हैं। फिर डिवीजन हुआ। आप कहोगे कौन सा? इसमें भी ट्रांसवर्स डिवीजन, इसमें भी ट्रांसवर्स डिवीजन। आपकी देखिए क्या बन के तैयार हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स हो गई। कैसी? बोलो भाई। 8 सेल्स हो गई किसकी? सस्पेंसर की। सस्पेंसर के। और 8 ही सेल इसकी भी हो गई। 1 2 ये वर्टिकल एम्ब्रियो के। दिस इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर स्टेज। दिस इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर स्टेज। दिस इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर स्टेज। उसके बाद एक बनेगा हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये मैं बना नहीं रहा हूं, ये NCERT से आप कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा। प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा। प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा। इसके बाद क्या होगा? प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा, राइट ना। तो प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा। कोई डाउट है आपको क्या? प्रॉपर नहीं, आप बता रहा हूं, सुनिए। पहला डिवीजन हुआ ट्रांसवर्स डिवीजन, 2 सेल बनी CB। CA में अब भी ट्रांसवर्स हो रहा है, CB में वर्टिकल हो। तो ये 2 सेल्स बन गई, ये 2 सेल्स है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्वर्टेड टी शेप्ड है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड टी शेप्ड प्रोएम्ब्रियो। कुल कितनी सेल्स है? 4 सेल। 4 सेल्स है। उसके बाद इसमें अभी भी वर्टिकल होगा, इसमें ट्रांसवर्स होगा। ये 4 सेल्स ऐसे बन गई, 1 2 3 4। ये 4 सेल्स ऐसे बन गई, राइट ना। दिस इज कॉल्ड ऑक्ट्रेंट स्टेज। उसके बाद फिर डिवीजन हुआ। दोनों में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। दोनों में कैसा होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। उसके बाद तो जब ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया तो ये यूं डिवाइड कर गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन गए। दिस इज कॉल्ड ग्लोब्यूलर स्टेज। क्या कहते हैं? ग्लोब्यूलर स्टेज। फिर उसके बाद क्या हुआ? हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनी। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रॉपर एम्ब्रियो बना, राइट ना। प्रॉपर एम्ब्रियो। जरा कुछ रिमार्क्स लिखते हैं। कुछ रिमार्क्स लिखते हैं। लिख लेते हैं कि
in dicots, the development takes place through stages of pro-embryo. अब मैं बीच से एक वर्ड रोकूंगा. डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विद द स्टेजेस. कौन कौन सी? प्रो-एम्ब्रियो, कॉमा, टेक्स प्लेस विद द स्टेजेस. क्या? प्रो-एम्ब्रियो कॉमा करके ग्लोब्यूलर स्टेज. ऑक्ट्रेंट ना लिखिए, ऑक्ट्रेंट ना लिखिए, ये किसी किताब ने लिखा नहीं है, राइट ना. आपके लेवल की किसी बुक ने लिखा नहीं है. तो आपने लिखा कौन सा? ग्लोब्यूलर स्टेज, कॉमा, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, देन एम्ब्रियो, एंड देन एम्ब्रियो having two cotyledons of proper size, having two cotyledons of proper size, having two cotyledons of proper size. कह रहे हैं प्रॉपर साइज के दो कॉटिलेडन्स बनते हैं. डाइकॉट है तो चने की दाल, तो उसमें दो कॉटिलेडन्स निकले थे, राइट ना. एक और भी लिख लेते हैं, एक रिमार्क और लिखे. द डेवलपमेंट इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स, the development in dicots and monocots. अच्छा, ये आप डाइकॉट लिख रहे थे, मोनोकॉट लिख रहे थे? The development in dicots and monocots is same up to the globular stage. Same up to the globular stage. Globular stage तक दोनों का सेम था. बोलो भाई, ग्लोब्यूलर स्टेज तक दोनों का सेम था, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट, राइट ना. तो कहां से डिफर करेगा? हार्ट. लिखिएगा अगला रिमार्क. इन मोनोकॉट्स द स्टेजेस आर, इन मोनोकॉट्स द स्टेजेस आर प्रो एम्ब्रियो, कॉमा, ग्लोब्यूलर स्टेज, प्रो एम्ब्रियो, कॉमा, ग्लोब्यूलर स्टेज, कॉमा, बोलिए, ग्लोब्यूलर, कॉमा, एम्ब्रियो प्रॉपर. एम्ब्रियो प्रॉपर. कौन सी स्टेज मिसिंग है? हार्ट शेप. कौन सी स्टेज मिसिंग है? ग्लोब्यूलर तक दोनों कॉमन थे, उसके बाद फिर क्या? हार्ट शेप, राइट ना. और दूसरे ग्लोब्यूलर स्टेज तक, राइट ना. फिर प्रॉप हैविंग और डैश करके ए एंड बी करके दो बात लिख लेते हैं मोनोकॉट्स के बारे में. डैश लगाइए दो. आप लिखे देयर इज वन कॉटिलेडन totally undeveloped. There is one cotyledon totally undeveloped. वैसे पहले से डिजाइन तैयार थी कि दो कॉटिलेडन बनाने हैं, दो कॉटिलेडन की तैयारी थी, लेकिन एक तो टोटली बना ही नहीं, राइट ना. दैट इज, जो चीज बिल्कुल ना बने उसे क्या कहते हैं? दैट इज रोडोमेंट्री. दैट इज रोडोमेंट्री. जो बिल्कुल ना बने उसे क्या कहते हैं? रोडोमेंट्री. स्कूल में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 6. 6 में से कौन सा? 5. 5 में से कौन कौन से ले रखे हैं आपने? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइकोलॉजी एंड इंग्लिश. साइकोलॉजी की किताब देखी है, भी पढ़ी है कोई दिन? आमतौर से लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते रहते हैं, कभी कभी इंग्लिश पढ़ लेते हैं, एक रखी रह जाती. उसी को मैं रोडोमेंट्री कह रहा हूँ. उसी को क्या कह रहा हूँ? रोडोमेंट्री. कोई काम ही नहीं किया अभी तक, राइट ना. अरे कुछ लोग पीएड ले लेते हैं, आखिरी दिन पढ़ते हैं, किताब ही नहीं खरीदते, आखिरी दिन पढ़ते हैं, राइट ना. तो रोडोमेंट्री आप समझ रहे हैं? तो रोडोमेंट्री है.
कॉल्ड, लेकिन उसका निशान दिखता रहता है, कॉल्ड एपीब्लास्ट, कॉल्ड एपीब्लास्ट, उसका निशान दिखता रहता है, कॉल्ड एपीब्लास्ट, उसका निशान दिखता रहता है। बोलो भाई। yes, उसका निशान दिखता रहता है, उसे क्या कहते हैं? एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट कहते हैं। क्लियर है? बी पॉइंट लिखे, वन कॉटिलीडन इज डेवलप्ड, तभी तो मोनोकॉट कहा था। एक तो बना ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? रुडिमेंट्री या एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट कहते हैं। एंड वन कॉटिलीडन इज डेवलप्ड बट वेरी स्मॉल, बट वेरी स्मॉल, बट वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, कॉल्ड स्कूटेलम। मैंने बताया था, मैं अभी लिखाऊंगा छोटे वाले के बारे में, कॉल्ड स्कूटेलम। अरे जो बना नहीं, खाली उसका निशान दिख रहा है, स्कूटेलम कहते हैं, सॉरी स्कूटेलम कहते हैं। ये सवाल हमसे पूछा कि द स्मॉल साइज कॉटिलीडन इज कॉल्ड, अगर कहीं मैं कह दूं स्मॉल साइज अनडेवलप्ड कॉटिलीडन इज कॉल्ड एपीब्लास्ट, उसे क्या कहते हैं? एपीब्लास्ट कहते हैं। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, जब लिख ही रहे हैं तो लिख लेते हैं कि आप लिखे मच बिफोर सीड जर्मिनेशन, मच बिफोर सीड जर्मिनेशन द रेडिकल स्टार्ट्स ग्रोविंग, much before seed germination, much before seed germination, यानी मैंने अभी सीड बुआई नहीं किया, अभी जर्मिनेट नहीं कर रहा, अंदर ही अंदर रेडिकल बढ़ने लगता, रेडिकल स्टार्ट्स ग्रोविंग इनटू रूट कैप, रूट कैप अंदर ही अंदर बन जाता। तो एक बात बताओ, जब सीड जर्मिनेट करेगा तो पहला ऑर्गन क्या बनेगा? रूट या शूट? रूट ही बनेगा, रेडिकल तो अंदर ही जर्मिनेट करना शुरू कर दे, राइट ना। एक पॉइंट और लिखे, आप लिखे द रेडिकल एंड प्लूम्यूल आर, द रेडिकल एंड प्लूम्यूल आर एम्ब्रियोनिक एक्सिस, द रेडिकल एंड प्लूम्यूल आर एम्ब्रियोनिक एक्सिस। क्या है ये? एम्ब्रियोनिक एक्सिस, एक्सिस और एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, राइट ना, विच रिमेन कवर्ड, विच रिमेन इन रिमेन कवर्ड, विच रिमेन कवर्ड इन मोनोकॉट्स, which remain covered in monocots, monocots and not covered in dicots, not covered in dicots। कह रहे हैं ये एम्ब्रियो, इसकी इस एक्सेस को कहते हैं क्या? प्लूम्यूल। इस एक्सेस को क्या कहते हैं? रेडिकल। डाइकॉट्स में ये ओपन होता, इसमें एक कैप लगा होता है, किसमें? मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स में एक कैप लगा हो, लेकिन इसमें कैप नहीं लगा, तो फुल स्टॉप करके लिखे दीज कैप्स इन मोनोकॉट्स आर, दीज कैप्स इन मोनोकॉट्स आर कोलियोराइजा, कोलियोराइजा ओवर रेडिकल, रेडिकल के ऊपर जो कैप है वो कोलियोराइजा, एंड कोलियोप्टाइल, एंड कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल इन सॉरी ओवर, ओवर प्लूम्यूल, प्लूम्यूल। तो कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल आर द कैप्स ओवर ओवर रेडिकल्स एंड प्लूम्यूल्स इन मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो जल्दी से मोनोकॉट डाइकॉट में डिफरेंशिएट करिए, जल्दी से मोनोकॉट डाइकॉट के बारे में बताइए। हैं? सुनिए, मैं जो जो कह रहा हूं वो बताइएगा। दोनों में रेडिकल एंड प्लूम्यूल हैं। हाँ, रेडिकल एंड प्लूम्यूल आर कवर्ड बाय कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल इन मोनोकॉट्स ओनली बट एब्सेंट इन डाइकॉट्स, डाइकॉट्स में एब्सेंट, राइट ना।
कॉटिलिडन 2 हैं किसमें? डाइकॉट्स में। 2 डेवलप होने थे मोनोकॉट्स में, एक नहीं हो पाया एपीब्लास्ट, एक डेवलप हुआ वो भी छोटा सा, स्कोटेला। उसे क्या कहते हैं? स्कोटेला। क्लियर? और एक बात और, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर नहीं बनी थी, लेकिन बाकी सब चीजें सेम, बाकी सब चीजें सेम। ओके, तो दिस इज द एम्ब्रियो। 2 फिगर्स हैं वो आप बनाओगे एनसीईआरटी से, सबके पास है? नहीं है? है? सबके पास है। तो एनसीईआरटी से 2 फिगर्स वो बनाएंगे, एक यही साइड बाय साइड बना लीजिएगा, एक डाइकॉट एम्ब्रियो का और एक मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो और एक मोनोकॉट। और बुक ले आइएगा अगले टर्न पे, जो भी कुछ पॉइंट्स छूटे हैं वो हम क्लैरिफाई करेंगे, राइट ना? क्लैरिफाई करेंगे। अभी मुझे एपोमिक्सिस की बात करनी है, राइट ना? एपोमिक्सिस की बात करनी है, सी डार्मेंसी की बात करनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे अगले टर्म। ओके हैं? अच्छा, ये 2 फिगर्स मैंने नहीं बनाए, जानबूझ के नहीं बनाए, क्योंकि ये वाला आप एनसीईआरटी से बनाओगे, राइट ना? एनसीईआरटी से बनाओगे। ओके है ये?